हेलो स्टूडेंट, मैं हूं मुकेश कुमार चौहान और मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विद्युत धारा का भाग 5, जिसमें पढ़ेंगे किरचॉफ लॉ और व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत। तो किरचॉफ लॉ को पढ़ने के लिए हमें एक टॉपिक को पहले पढ़ना पड़ेगा, जिसका नाम है विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये क्या है? विद्युत वाहक बल। इसको शॉर्टकट में EMF भी बोलते हैं। ठीक है। तो वाहक का मतलब क्या होता है? वाहक मतलब कोई चीज को चलाने वाला। तो क्या चीज चलने वाला है इसमें? विद्युत। किसके जरिए चलने वाला है? बल के द्वारा। तो बल के द्वारा कोई बल है जो विद्युत को क्या करेगा? चलाएगा। किसमें चलाएगा? कोई परिपथ में। ठीक है, इसका मीनिंग वही है। तो हम लोग एक पहले तो एक सर्किट बना लेते हैं, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा। एक हमारे पास 3 सर्किट है। ये देखिए, ये हमारे पास 3 सर्किट इस प्रकार से मैं तुरंत पहले बना दे रहा हूं आप लोग के सामने जस्ट। तो ये 3 सर्किट बने हुए हैं, बल्ब लगा हुआ है। ये E जो है बैटरी है। ठीक है, ये बैटरी का विद्युत वाहक बल है। ये K यानी कुंजी है, जो अभी मतलब हम लोग चालू नहीं किए हैं, ऑन के मोड पर नहीं है। ठीक है। तो ये 3 हमारे पास सर्किट हैं, जिनके बारे में मैं बता रहा हूं। ठीक है। तो जब भी हम लोग विद्युत वाहक बल पढ़ते हैं, तो विद्युत वाहक बल जो होता है विभवांतर के जैसा ही उसका हर चीज फार्मूला भी सेम रहता है, और उसका क्या बोलना चाहिए कि उसका डेफिनेशन भी सेम रहता है। जैसे मैं यहां पर ये जो फिगर बनाया हूं, इसको तो मैं बाद में डिफाइन करूंगा थोड़ी देर बाद में। बट इसमें एक चीज मैं पूछ रहा हूं कि बैटरी लगा हुआ है और ये बल्ब जलेगा। ठीक है, स्विच को ऑन करेंगे तो बल्ब जलेगा। तो ये बल्ब जो है कब तक जलेगा? आप लोग तुरंत बता देंगे कि ये बल्ब जो है तब तक जलेगा जब तक इस बैटरी में चार्ज रहेगा। इस बैटरी में जब तक चार्ज रहेगा तब तक ये बल्ब जो है ग्लो करता रहेगा। ठीक है, सीधा बात तो यही है। तो भाई कब तक रहेगा, कैसे रहेगा, क्या चीज चला रहा है, इसी को हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं विद्युत वाहक बल में। ठीक है। तो इससे पहले मैं एक विभवांतर के बारे में आप लोगों को बता दे रहा हूं। विभवांतर, इसका मैं वीडियो पहले से डाल चुका हूं। विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। विभवांतर को V से प्रदर्शित करते हैं और इसका फार्मूला होता है W/Q। ठीक है, W जो है किया गया कार्य है और Q जो है आवेश है। तो एकांक आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है वही हमारा क्या होता है? विभवांतर होता है। ये पहले से मैं आप लोग को बता चुका हूं। ठीक है। तो यहां पर यदि मैं विद्युत वाहक बल की बात करूंगा, तो विद्युत वाहक बल को हम लोग E से डिनोट करते हैं और E का फार्मूला भी सेम इसी प्रकार होता है, ये W/Q। लेकिन यहां पर डेफिनेशन जो है, जो परिभाषा है, वो चेंज हो जाएगा। यहां पर परिभाषा आप लोग, मैं बोलूंगा तो आप लोग उसको नोट कर ले जाइएगा। परिभाषा क्या होगा ये बता रहा हूं मैं। जैसे मैं यहां पर विभवांतर का बात बोला कि विद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में एकांक धनावेश को जितना कार्य करना पड़ेगा वो हमारा विभवांतर कहलाएगा। ठीक है। लेकिन यहां पर कुछ नहीं है। अब यहां पर मैं चित्र की बात करूंगा। ये जो फिगर बना हुआ है, ये बल्ब जो है ग्लो करने लगेगा। कब ग्लो करने लगेगा? जब मैं यहाँ का स्विच जो है ऑन करूंगा। ये स्विच मैं ऑन कर दिया। जरूरी नहीं है, ये बात को आप लोग भी ध्यान दिया। स्विच ऑन किया मतलब जलने लगेगा, ये भी मैटर नहीं है। ठीक है, वो उसका कंडीशन है, कब जलने लगेगा और क्यों जलने लगेगा, इसका बात है। ठीक है। तो यहां पर मैं स्विच को ऑन कर दिया और बैटरी अभी क्या है, किस कंडीशन में है ये देखिए। बैटरी जो है, बैटरी का ये विद्युत वाहक बल है
वो क्या है, विभवांतर से बड़ा है। बैटरी का विद्युत वाहक बल, नया बैटरी है तो विद्युत वाहक बल क्या है, उसका छोटा है। ठीक है, ये नया बैटरी है तो ये बल्ब जो है ग्लो करने लगेगा। ठीक है, सीधा बात। और ये तब तक ग्लो करने लगेगा, धीरे धीरे इस बैटरी का जो विद्युत वाहक बल है, जो मतलब क्या बोलना चाहिए, जो उसका चार्ज है अंदर में, ठीक है, तो यहां से वो चार्ज जो है बाहर निकलते जाएगा और ये बल्ब जो है ग्लो करने लगेगा जब तक स्विच ऑन रहेगा और जब तक बैटरी में चार्ज रहेगा। सीधा बात तो यही है। तो यहां पर एक और बात कि यहां पर बैटरी जो है तब तक मतलब चलता रहेगा जब तक ये जो है इस वाले फार्मूले में, ये देखिए इस वाले फार्मूले में ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जब ये बराबर हो जाएगा, ठीक है, जब ये क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा, एक कंडीशन आएगा ई जो है V के बराबर आ जाएगा। धीरे धीरे जो है बैटरी का विद्युत वाहक बल कम होते जाएगा, चार्ज जो है कम होते जाएगा, तो धीरे धीरे कंडीशन क्या आते जाएगा, जो ई है वो V के, पहले देखिए बड़ा था, अब ई जो है V से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो जब बराबर हो जाएगा तो ये बंद परिपथ कहलाएगा, ये बंद परिपथ कहलाएगा, लेकिन ये जलना बंद कर देगा। मतलब ये पूरी तरह से ये जलना क्या हो जाएगा, ये बंद परिपथ तो है, लेकिन जो बल्ब जो है ये जलेगा नहीं। क्यों नहीं जलेगा, क्योंकि यहां पर विद्युत वाहक बल जो है विभवांतर के बराबर हो गया है। ठीक है, विभवांतर के बराबर हो गया है, इसलिए जो बल्ब है वो ग्लो करने नहीं लगेगा। ठीक है, अब यहां पर तो कार्य किसे कहते हैं, कार्य के फिजिक्स में कार्य किसे कहेंगे, कार्य उसे कहेंगे जब मतलब कुछ वर्क होगा, जब हम लोग किसी चीज पर फोर्स लगाएंगे तो उसका विस्थापन होगा, तभी वो कार्य होगा। लेकिन यहाँ पर तो स्विच ऑन है, लेकिन यहाँ पर बल्ब जल नहीं रहा है, तो बल्ब नहीं जल रहा है मतलब कार्य नहीं हो रहा है, और कार्य नहीं हो रहा है तो फिर उसमें क्या है, विद्युत वाहक बल, यानी बल्ब तो जलेगा नहीं। ठीक है, कार्य होगा तभी विद्युत वाहक बल आएगा। तो ये जो है ये खुला परिपथ हो जाएगा, ये बंद परिपथ न हो करके जब वो काम करने लगेगा तभी वो बंद परिपथ है। ठीक है, उसमें जब कार्य होगा, तो यदि कार्य नहीं होता है तो वो खुला परिपथ हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो है बंद परिपथ हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है खुला परिपथ हो जाएगा, ये दूसरा, ये खुला परिपथ हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरे की बात करते हैं। एक कंडीशन ऐसा आएगा कि विद्युत वाहक बल, जो बैटरी का विद्युत वाहक बल जो है छोटा हो जाएगा और V जो है बड़ा हो जाएगा। धीरे 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 क्या है मतलब बैटरी का विद्युत वाहक बल खर्च होते जाएगा और वो पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाएगा। तो डिस्चार्ज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये खुला हो जाएगा, तो बल्ब जो है ग्लो करने नहीं लगेगा। ये दोनों कंडीशन में बल्ब जो है ग्लो करने नहीं लगेगा, मतलब ये दोनों कंडीशन में काम नहीं होगा। ठीक है, तो इस चीज से यहां पर मैं इस फार्मूले को थोड़ा और आगे बढ़ा रहा हूं। ये देखिए, Q को यदि हम लोग 1 कूलाम ले लेते हैं, 1 कूलाम, ठीक है, तो E जो है यहाँ पर W के बराबर हो जाएगा, E जो है W के बराबर हो जाएगा। तो परिभाषा क्या बनने लगेगा, ये है बंद परिपथ। ये देखिए इसमें काम नहीं किया, तो बंद परिपथ, ठीक है, इसको नहीं डालेंगे, ये खुला हो गया तो ठीक है, ये वाला चिन्ह को हटा देंगे, इसको मैं समझाने के लिए आपको बताया था। तो किसी बंद परिपथ में, ये देखिए परिभाषा, किसी बंद परिपथ, ये बंद परिपथ है, किसी बंद परिपथ में एकांक आवेश, ये 1 कूलाम आवेश मतलब एकांक आवेश, परिभाषा को ध्यान से देखते रहिएगा। किसी बंद परिपथ में एकांक आवेश, ठीक है, एकांक आवेश को चलाने के लिए जितना कार्य करना पड़ता है, जितना कार्य करना पड़ता है, वही हमारा क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल। ठीक है, एकांक आवेश को किसी बंद परिपथ में चलाने के लिए जितना वर्क करना पड़ेगा वही हमारा कहलाएगा विद्युत वाहक बल। ठीक है, इसके डेफिनेशन को आप लोग लिख सकते हैं
मात्रक इसका क्या हो जाएगा, मात्रक इसका क्या हो जाएगा, यहां पर इसका मात्रक हो जाएगा ये W/Q है। जैसे W/Q इसका वोल्ट होता है तो इसका भी क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। और यहां पर एक चीज ध्यान देना है, खुले परिपथ में विभवांतर जो है विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। ठीक है, मतलब ये बोल सकते हैं एकांक धनावेश को खुले परिपथ में एकांक धनावेश को चलाने के लिए खुले परिपथ में जितना कार्य करना पड़ता है वो हमारा क्या होता है, विभवांतर और विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। ठीक है, तो इस कंडीशन, ये 3 कंडीशन है जो बल्ब जो है ग्लो करने लगेगा। ठीक है, हम लोग टार्च भी लाते हैं हमारे घर में, तो क्या होता है, टार्च जो है धीरे धीरे उसका जो लाइट है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। क्यों कम होने लगता है, क्योंकि उसका बैटरी जो है डिस्चार्ज होने के कगार पर रहता है। ठीक है, तो जब वो डिस्चार्ज हो जाता है तो वो जलना बंद कर देता है। ठीक है, वो जलना क्या कर देगा, बंद कर देगा। वो कौन सा कंडीशन आ जाएगा, क्योंकि वहां पर विभवांतर जो है बड़ा हो गया और विद्युत वाहक बल क्या हो गया, छोटा हो गया। तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना है, कोई परिपथ जब बनता है तो उसमें विद्युत वाहक बल जो है कांस्टेंट रहेगा, वो उतना ही बना रहेगा। जैसे कि मैं मान के चलिए 220 वोल्ट का मतलब कोई डिवाइस जो है 220 वोल्ट का करंट उत्पन्न करता है, तो वो हमेशा उतना ही उत्पन्न करेगा। जैसे मान के चलिए हम लोग मार्केट से बल्ब लेते हैं 220 वाट का, है ना, 220 वाट का, 9 वाट का, 10 वाट का, ये सब लेते हैं। तो वो उसमें जितना वोल्ट है, ठीक है, वो 9 वोल्ट यदि उसका विभवांतर है तो वो 9 वोल्ट रहेगा। लेकिन यदि हम लोग बैटरी लाते हैं, दुकान से बैटरी लाएंगे, तो वो उतना नहीं रहेगा, क्योंकि वो बैटरी धीरे धीरे उसके अंदर का जो विद्युत वाहक बल है, उसके अंदर में जितने भी आयन है धीरे धीरे वो खत्म हो जाएंगे और डिस्चार्ज हो जाएंगे। ठीक है, ये बात आप लोग को क्लियर है। तो विद्युत वाहक बल जो होता है क्या होता है, विभवांतर से बड़ा होता है, तभी वो विद्युत वाहक बल कहलाएगा और तभी उसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, उस परिपथ में चलने लगेगा। तो इतना ये ध्यान में रखिए, कोई सर्किट पर जो विद्युत धारा है वो विद्युत धारा किसके जरिए से चलता है, विद्युत वाहक बल के कारण। ठीक है, और जब सर्किट में विद्युत धारा चलता है तभी विभवांतर उत्पन्न होता है। ये 2 महत्वपूर्ण चीजें हैं। ठीक है, पहला चीज मैं बता दे रहा हूं, सर्किट में जब विद्युत धारा चलता है, विद्युत धारा माने आवेश जब चलेगा उसी को हम लोग बोलेंगे। तो विद्युत धारा यदि चलता है सर्किट पर, ठीक है, फ्लो होता है, तो उसका कारण क्या रहता है, विद्युत वाहक बल। और जब फ्लो होता है तो क्या उत्पन्न होता है, विभवांतर उत्पन्न होता है। हम लोग ओम के नियम में पढ़े हैं, जितना हम लोग धारा अप्लाई करते जाएंगे उतना विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है, पढ़े हैं। ठीक है, तो वही कंडीशन है यहाँ पर। तो ये चीज है, और आपको इसमें और एक चीज ध्यान देना पड़ेगा, ये जो विद्युत वाहक बल है, सेल, बैटरी, जनरेटर, डायनेमो, ये सबसे जो विद्युत के सोर्स है, जहां से विद्युत उत्पन्न किया जाता है, वहां से विद्युत वाहक बल बनता है। लेकिन विभवांतर हम लोग कब बनेगा, जब एक सर्किट बना लेंगे, एक परिपथ बना लेंगे, तब विभवांतर उसमें आ जाता है ऑटोमेटिक। ठीक है, और विभवांतर कोई सर्किट में एक सर्किट बना हुआ है तो इस सर्किट में जितना विभवांतर है वो उतना ही रहेगा, लेकिन विद्युत वाहक बल जो है धीरे धीरे कम होने लगता है। ठीक है, तो यदि बैटरी से कनेक्ट है तो ये हमारा क्या है, विद्युत वाहक बल। और इसका मात्रक क्या होता है, परिभाषा तो मैं बता दिया हूं, एक बार फिर से बता दे रहा हूं, किसी बंद परिपथ में, ये हमारा परिभाषा है, किसी बंद परिपथ में एकांक धनावेश को चलाने के लिए जितना कार्य करना पड़ता है वही हमारा विद्युत वाहक बल कहलाता है। इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, ये परिपथ में विद्युत धारा को फ्लो करने का काम करता है। ठीक है, और ये जो डायनेमो, सेल, बैटरी, ठीक है, और जनरेटर जो विद्युत के सोर्स हैं वहां से उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक आज का। और इसके बाद चलिए पढ़ते हैं किरचॉफ का नियम। ठीक है, तो आइए बात करते हैं किरचॉफ लॉ। तो ये जो है विद्युत धारा का जो सर्किट वाला जो चैप्टर है, जो परिपथ वाला है, परिपथ में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स और बहुत सारे
जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर किरचॉफ जो है एक वैज्ञानिक का नाम है, उसने सर्किट से रिलेटेड, विद्युत परिपथों से रिलेटेड नियम बनाया। तो दो नियम इन्होंने बनाया। पहले नियम को हम लोग बोलते हैं, पहला जो नियम है हमारा, पहला नियम क्या है? संधि नियम, संधि का नियम, इंग्लिश में बोलते हैं जंक्शन लॉ। संधि का नियम या प्रथम नियम भी बोलेंगे। प्रथम नियम को क्या बोलेंगे? संधि का नियम, या तो बोलेंगे जंक्शन लॉ। एक मिनट, सॉरी। जंक्शन लॉ, ठीक है। तो संधि का नियम, प्रथम नियम, ठीक है। तो जंक्शन लॉ क्या है? मान के चलिए बहुत सारे सर्किट हैं, ठीक है, और बहुत सारे सर्किट हैं, और यहाँ पर उस सर्किट का जो संधि है, मान के चलिए ये ए बिंदु है। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे सर्किट हैं और सर्किट का जो संधि है वो ए बिंदु है। तो इस प्रकार से ये है, ये देखिए, ये प्रतिरोध है उसका, ये हमारे पास ये, ठीक है। और ये जो धारा है ये सर्किट के अंदर जा रहा है, सर्किट से बाहर निकल रहा है। मान के चलिए I1 धारा है और ये क्या है हमारा I2 धारा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और ये जो है धारा हमारा क्या है, ये सर्किट के अंदर आ रहा है, ये हमारा I3 है, और ये जो है बाहर जा रहा है हमारा I4, ठीक है। ये सर्किट बना हुआ है हमारे पास, ठीक है। और इस संधि, संधि मतलब किसे कहते हैं? जंक्शन, जहां पर मतलब एक से अधिक नहीं, दो से अधिक, ठीक है, दो से अधिक क्या रहना चाहिए? रास्ता रहना चाहिए जाने आने के लिए, ठीक है। मतलब जहां पर हम लोग जा भी सकते हैं, वहां से बाहर भी निकल सकते हैं, वहां अंदर भी जा सकते हैं। जैसे रेलवे जंक्शन होता है, तो बहुत रेलवे जंक्शन में दो से अधिक क्या होते हैं? रूट होता है, जाने का रूट होता है, आने जाने का रूट होता है, ठीक है, उसको हम लोग जंक्शन बोलते हैं। तो सेम इसी टाइप से है, ए बिंदु है वो जंक्शन है, ठीक है। ए बिंदु जो है क्या है? जंक्शन है, जहां धाराएं आना जाना, वहां से आना जाना कर सकती है, ठीक है। तो किरचॉफ का पहला जो नियम है उसका कहना क्या था कि जो संधि की ओर धाराएं आती हैं और जो संधि की ओर जो संधि के अंदर जो धाराएं आती है, या संधि की ओर जो धाराएं आती है, उनका बीजगणितीय योग, और संधि से जो बाहर धाराएं जाती है उनका बीजगणितीय योग क्या होता है? बराबर होता है। पहला नियम मतलब किरचॉफ ने यही बोल दिया, ठीक है। कैसे बोला मैं इसको लिख के भी बता दे रहा हूं आपको। तो ये है, संधि के अंदर आने वाली जितनी भी धाराएं हैं उनका बीजगणितीय योग, अंदर कौन कौन आ रहा है? I1 और I3। तो बीजगणितीय योग, मैं 4 ही तो इसमें धारा बताया हूं, ठीक है। आप लोग बहुत सारे सर्किट इसमें बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं 4 उदाहरण, 4 जो सर्किट है, 4 जो धाराएं हैं उनका उदाहरण देके आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो संधि की ओर आने वाली धाराएं का बीजगणितीय योग और संधि से बाहर जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? बराबर होता है। इसका मतलब क्या है? I1 अंदर आ रहा है, देखिए संधि की ओर, और I2 जो है बाहर जा रहा है। तो अंदर आने वालों के लिए प्लस लिखेंगे, धनात्मक रहेगा, और बाहर जो जा रहा है, संधि से बाहर जा रहा है, उसके लिए माइनस शो करेंगे, ठीक है। तो I2 माइनस हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग I3 की बात करेंगे, तो I3 जो है अंदर आ रहा है, देखिए, तो प्लस हो जाएगा। I4 जो है बाहर जा रहा है सर्किट से, संधि से बाहर, तो का बीजगणितीय योग क्या होता है? ये यहां पर मैं थोड़ा सा दूसरे मोड पर आ गया, ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूं। तो संधि की ओर आने वाली धाराएं कौन कौन सी हैं?
ये हमारा I1 प्लस हमारा I3 है। ये हमारा संधि की ओर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग और संधि से बाहर जाने वाली धाराएं, संधि से बाहर कौन कौन जा रहा है, I2 और हमारा I4। तो देखिए का बीजगणितीय योग ये हमारा बीजगणितीय योग, ठीक है। तो का बीजगणितीय योग क्या होता है, दोनों आपस में बराबर होते हैं, दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और यदि हम लोग इसको अच्छे से और डिफाइन करेंगे तो यहां पर हो जाएगा I1 माइनस प्लस I3 माइनस I2 माइनस I4। ये है, ये सीधा बात ये बोल सकते हैं कि जो संधि के बाहर जाता है, जो संधि के बाहर जाता है उसको हम लोग ऋणात्मक के रूप में लिखेंगे, ऋणात्मक पर लिखेंगे। और जो संधि से बाहर जाता है उसको ऋणात्मक, और जो संधि की ओर आता है उसको हम लोग धनात्मक रूप से यहाँ पर शो करते हैं। तो इसका जो परिभाषा है वो कैसा हो जाएगा, ये जो है एक और परिभाषा बन जाएगा कि क्या हो जाएगा, किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली कुल धाराओं का, ये देखिए कुल धाराओं का, ये पूरा कुल धारा है, ठीक है। तो किसी संधि ए संधि पर मिलने वाली कुल धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। तो अर्थात करके हम लोग लिख सकते हैं कि टोटल I सिग्मा I इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पर I का जो फार्मूला होता है, हम लोग विद्युत धारा का फार्मूला पढ़े हैं, Q/T होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Q इक्वल टू 0, Q इक्वल टू 0। तो जो किरचॉफ का जो पहला नियम है Q इक्वल टू 0 आया, मतलब Q जो है नियतांक आया, क्या आया, Q जो है नियतांक आया। इसका मतलब क्या है, ये आवेश संरक्षण नियम का पालन करता है। जो किरचॉफ का पहला नियम है वो किस नियम का पालन करता है, आवेश संरक्षण नियम का पालन करता है, क्योंकि यहाँ पर आवेश जो है नियतांक है। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, सीधा बात ये है, दो प्रकार से हम लोग बता सकते हैं संधि के नियम को। एक प्रकार से ये है कि धाराओं का आने वाली अंदर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग और बाहर जाने वाली धाराओं का जो योग होता है। यहाँ पर मैं एक चीज को थोड़ा सा बीजगणितीय योग नहीं लिखना था, क्योंकि बीजगणितीय योग में प्लस माइनस दोनों लिखना पड़ता है। तो किसी संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग रहेगा, खाली योग रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, वर्डिंग मिस्टेक, तो इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बीजगणितीय योग तभी लिखेंगे जब उसमें हम लोग प्लस माइनस करके लिखेंगे। तो धाराओं का योग ये, ठीक है, धाराओं का योग संधि से बाहर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। ये है हमारा धाराओं का योग संधि से बाहर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। ये हमारा किरचॉफ का पहला नियम है। या तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि किसी संधि पर मिलने वाली कुल धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। किरचॉफ का पहला नियम क्या है, किसी संधि पर मिलने वाली कुल धाराओं का बीजगणितीय योग, ये देखिए कुल धाराओं का बीजगणितीय योग क्या रह जाएगा, शून्य हो जाएगा। और जो संधि की ओर आएंगी जो धाराएं वो क्या हो जाएंगी, धनात्मक होंगी, और जो संधि से बाहर जाएंगी वो धाराएं होंगी ऋणात्मक। तो देखिए I2 और I4 यहाँ पर ऋणात्मक है, जो दोनों बाहर जा रहे हैं, संधि से बाहर जा रहे हैं। तो ये हमारा किरचॉफ का पहला नियम है। अब दूसरे नियम की बात करेंगे, ठीक है। तो ये है किरचॉफ का दूसरा नियम, बंद जाल का नियम या लूप या मेश लॉ बोलते हैं, ठीक है। बंद जाल आप लोग तो देखे होंगे, जाल इस टाइप से रहता है, तो ये पूरा जाल है। लेकिन बंद जाल किसको बोलेंगे, ये वाले भाग को हम लोग बंद जाल बोलेंगे, ठीक है। ये वाले भाग को हम लोग बंद जाल बोलेंगे क्योंकि ये पूरी तरह से पैक है, ठीक है। तो ये क्या कहता है, ये बंद जाल का नियम क्या कहता है, अगर हम लोग इसके कथन की बात करेंगे तो कथन एकदम कुछ इस तरह से है। यहाँ पर मैं सर्किट के बारे में सबसे पहले बता दे रहा हूं। मैंने 3 सर्किट लिया है। पहले सर्किट में मैंने बैटरी डाला है E1 और उसमें जो बहने वाली धारा है I1 है, और यहाँ पर उसका संगत प्रतिरोध R1 है। इसी प्रकार दूसरे सर्किट की बात करेंगे तो उसमें विद्युत वाहक बल जो है E2 है, और हमारा उसमें बहने वाली धारा I2 और उसका संगत प्रतिरोध R2।
ये कुल धारा जो है ये तीसरे सर्किट से जुड़ा हुआ है जिसका संगत प्रतिरोध R3 है और उसमें बहने वाली धारा I1 प्लस I2 है। ये इस टाइप से पूरे सर्किट में गति करेगा, मतलब बहना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और ये बंद है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग बंद जाल लेते हैं क्या, A फिर B फिर C और ये D और फिर A में। तो किरचॉफ का पहला नियम क्या कहता है, इसके कथन की मैं बात कर रहा हूं यहां पर। इसके कथन की यदि मैं बात करूंगा, कथन क्या है इसको मैं लिख दूंगा, पहले समझ लेते हैं। तो कथन क्या है कि किसी बंद जाल में बहने वाली, किसी बंद जाल के परिपथ में बहने वाली, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, किसी बंद जाल में बहने वाली धाराओं और उनके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल का बीजगणितीय योग उसमें उपस्थित कुल विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। सीधा बात, यहां पर ये क्या बोल रहा है, एक बार और अच्छे समझा दे रहा हूं मैं। किसी बंद परिपथ के प्रत्येक भाग में जितना भी धारा रहेगा, ये मान के चले हमारे पास I1 धारा है ना, और इनके संगत प्रतिरोध क्या है, R1 है। तो I1 और R1 का गुणनफल मतलब बहने वाली, प्रत्येक भाग में बहने वाली धारा और उनके संगत प्रतिरोध का गुणनफल का बीजगणितीय योग, इसका भी बात करेंगे। तो ये बीजगणितीय योग क्या हो जाएगा, I2 और ये R2, ये बीजगणितीय योग हो गया। अगर हम लोग A B C D A को यदि बंद जाल को लेंगे तो इस प्रकार से होगा। तो बीजगणितीय योग क्या होता है, उसमें उपस्थित कुल विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो इसमें उपस्थित क्या क्या है, विद्युत वाहक बल E1 है और एक हमारा क्या है E2 है। ये माइनस कैसे आया इसको मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इस जो कॉन्सेप्ट जो है उसको पहले लिख लेते हैं, कथन जो है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये रहा कथन जिसको मैंने पहले बता दिया है। तो ये क्या है, किसी बंद जाल के प्रत्येक भाग में बहने वाली धारा और उनके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंद जाल में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये हमारा नया कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर हम लोग दूसरे बंद जाल की बात करेंगे, बंद जाल हम लोग किसकी बात करेंगे, C E D F C में उसकी बात करेंगे। ये देखिए CEFDC, ठीक है, इसकी बात करेंगे। तो इसमें जो है अगर हम लोग इसकी बात करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, इस बंद जाल की जो बात हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इस टाइप से हो जाएगा। इसमें जो बहने वाली धारा है ये CD, इसमें बहने वाली धारा क्या है हमारे पास I2 और हमारे पास R2, I2 और R2 माइनस I1 प्लस I2 और इसका संगत प्रतिरोध R3 और ये हमारा इसमें विद्युत वाहक बल है केवल E2, विद्युत वाहक बल क्या है हमारा E2 हो जाएगा। अब यहां पर ये हमारा प्लस रहेगा। अब मैं यहां पर एक चीज और बता दे रहा हूं, ये हमारा समीकरण 1 है, ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। तो ये जो किरचॉफ का दूसरा नियम है ये ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार से काम करता है। किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण नियम के मतलब इसमें बंद जाल में जो जितना ऊर्जा पहले है उतना ऊर्जा बना रहता है, क्योंकि वो इसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, इसी बंद जाल में अपना काम कर रहा है। मतलब यहाँ पर जो किसी बंद जाल में जो किया गया कार्य होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। इसलिए यहाँ पर ये ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन करता है। तो यहाँ एक चीज और है, यहाँ मैं एक चीज बताना आपको बता रहा था कि जो माइनस आया है वो बीजगणितीय योग में माइनस कैसे आया। तो मैं पहले से बता दिया हूँ, हमारे डायरेक्शन, हमारा जो डायरेक्शन है, मान के चलिए मैं E1 से यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ से I1 ऐसे जाएगा और इस परिपथ में भी जाएगा, तो इसका डायरेक्शन जो है
इसका डायरेक्शन, ये I1 का डायरेक्शन और I2 का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। जो हमारी दिशा है उस दिशा के विपरीत यदि कोई धारा बहेगा तो उसको हम लोग माइनस में लिखेंगे। तो हमारी दिशा क्या है, ऐसे है, और ये जो है मान के चलिए इसी डायरेक्शन में इसमें भी बहेगा, वो पूरे परिपथ में बहेगा। तो ये जो है I1 जो है इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ये इस टाइप से। तो ये हमारी दिशा है और ये हमारी विपरीत दिशा हो जाएगा। तो जो विपरीत दिशा वाला होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस में लिखेंगे। तो यहाँ पर I2 जो है विपरीत हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर माइनस हो गया। तो I2 के ओ में यदि बैटरी की बात करेंगे, विद्युत वाहक बल्ब की बात करेंगे, तो यहाँ पर वो भी माइनस होगा। ठीक है, उसको भी हम लोग क्या करेंगे, माइनस में लिखेंगे, सीधा बात। ठीक है, इसमें देखिए अगर हम लोग दूसरे बंद जाल की बात करते हैं तो यहाँ पर वो डायरेक्शन जो है सेम है। ये देखिए डायरेक्शन जो है एक ही दिशा में जा रहा है। I2 से धारा निकला, I2 से धारा जो है इसमें बहेगा, ये F और E वाले में बहेगा, तो डायरेक्शन जो है चेंज नहीं हो रहा है। ये देखिए हमारी जो दिशा है, हम लोग जहां से स्टार्ट किए हैं चलना, वही दिशा में हम लोग जा रहे हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर प्लस लिखे हैं। और हमारे दिशा के विपरीत यदि कोई दूसरी धारा बह रही है तो हम लोग उसको क्या करेंगे, हम लोग माइनस में शो करेंगे। ठीक है, और उसका विद्युत वाहक बल भी माइनस में शो होगा। ठीक है, तो ये हमारा किरचॉफ का दूसरा नियम है, जिसको बंद जाल या लूप लॉ या मेश लॉ बोलते हैं। ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट ये है, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। और ये किरचॉफ और किरचॉफ के नियम, दो नियम है हमारे पास किरचॉफ के, तो इन्हीं दो नियमों के आधार पर एक व्हीटस्टोन वैज्ञानिक का नाम है, एक ठो वैज्ञानिक का नाम है और दूसरे वैज्ञानिक का नाम है स्टोन। तो व्हीटस्टोन बोलते हैं इन दोनों को, व्हीटस्टोन। तो इन्होंने क्या किया कि एक किरचॉफ के दोनों नियम की सहायता से मतलब एक प्रतिरोध को ज्ञात करने वाला एक परिपथ बनाया, एक सर्किट बनाया। तो उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो चलिए व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसको पहले मैं मिटा देता हूं। तो ये रहा हमारा व्हीटस्टोन सेतु। तो इसकी सहायता से चार प्रतिरोधों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया कि उनके प्रतिरोधों को ज्ञात किया जा सके। तो ये जो प्रतिरोध है इस प्रकार से हम लोग व्यवस्थित कर रहे हैं। ये देखिए ये इस प्रकार से आपको व्यवस्थित पहले कर लेना है। ये बिंदी, ये रहा, ये दूसरा वाला, ये तीसरा और ये चौथा। इस प्रकार से ये रहा हमारा प्रतिरोध, ये रहा दूसरा प्रतिरोध, ये रहा, और ये इस टाइप से, सॉरी ये थोड़ा सा गड़बड़ा गया। चित्र को ध्यान से आप लोग बनाएंगे। ये हमारा, ये क्या है, हमारा संधि है ए, ये संधि है बी, ये संधि है सी और ये संधि है डी। तो ये चार प्रतिरोध इस प्रकार से व्यवस्था किया गया है कि इसका जो प्रतिरोध है ए बी के बीच का जो प्रतिरोध है पी और ये क्यू, ये दोनों संलग्न प्रतिरोध हैं। और ये आर और ये अपना एस, ये आर और ये अपना एस। अब यहाँ क्या किया गया है, इसमें ब्रिज बनाएंगे। तो बी डी को हम लोग एक कुंजी और एक गैल्वेनोमीटर के साथ क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ये हमारा कुंजी है, इसको नाम दे देते हैं K1। ठीक है, और इसको गैल्वेनोमीटर के साथ जोड़ दिए हैं। और जो AC ये विकर्ण है, ये चतुर्भुज बना है, इस चतुर्भुज का एक विकर्ण को हम लोग गैल्वेनोमीटर और कुंजी से जोड़े हैं। और एक और विकर्ण बनाएंगे तो जिसको AC को हम लोग जोड़ेंगे किसके साथ, ये अपना कुंजी और एक इसमें बैटरी लगा देंगे। ये इस तरह से, ये देखिए ये अपना E, इसको मान लेते हैं अपन K1 और ये दूसरा विकर्ण के लिए हमारा K2। ठीक है,
तो इस प्रकार से व्यवस्थित करना है कि चतुर्भुज जो बना रहेगा उसके विकर्ण को, मतलब विकर्ण के एक ठो विकर्ण में गैल्वेनोमीटर और कुंजी लगाना है और एक ठो मीटर में कुंजी और विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न करे वैसा बैटरी लगाना है। ठीक है। और इसमें जब ये कुंजी को हम लोग ऑन करेंगे तो इसमें धारा जो है आई बहने लगेगा। तो ये जंक्शन आई है तो ये क्या हो जाएगा, 4 भागों में बढ़ जाएगा। ये I1 हो जाएगा, यहां से G वाले तरफ जाएगा तो IG हो जाएगा, ये अपना I2 हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा I3। ये जो है IG और I3 मिलके यहाँ D पर जाएंगे और इधर जाएंगे तो हमारे ये हो जाएगा हमारा I4। तो ये इस प्रकार से है। अब जब इस पूरे 4 प्रतिरोध को इस टाइप से व्यवस्थित करना है कि यहां पर इस धारामापी में, ये जो धारामापी है उसमें विक्षेप उत्पन्न न हो। तो व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत के अनुसार क्या बोला गया, उन्होंने क्या बोला कि इस 4 प्रतिरोध को ऐसे व्यवस्थित करना है और इस गैल्वेनोमीटर को उनके साथ ऐसे व्यवस्थित करना है कि इनमें विक्षेप उत्पन्न न हो। और विक्षेप उत्पन्न न होना मतलब इसमें डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। जब विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है तो सेतु जो है संतुलन की अवस्था में आ जाता है। सेतु संतुलन की अवस्था में आ जाता है। तब हमारा जो कथन है क्या बन जाता है, हमारा यहाँ पर कथन बन जाता है, जब सेतु संतुलन की अवस्था में आता है तब ये जो 4 प्रतिरोध है, ये क्या है, 4 प्रतिरोध है। तो जब सेतु संतुलन की अवस्था में आता है तो किन्हीं 2 संलग्न प्रतिरोधों का अनुपात, ये किन्हीं 2 संलग्न कथन को आप लोग लिख लीजिएगा, मैं बोल दे रहा हूं। जब सेतु जो है संतुलन की अवस्था में आता है, सेतु कब संतुलन की अवस्था में आएगा, जब इस धारामापी यानी गैल्वेनोमीटर पर कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होगा। मतलब IG का वैल्यू या G का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसमें धारा नहीं बहेगा। तो यहां पर जब सेतु संतुलन की अवस्था में आता है तब जो प्रतिरोधों, संलग्न प्रतिरोधों का अनुपात, संलग्न प्रतिरोधों मतलब ये P और Q दोनों का अनुपात आपस में बराबर होता है। संलग्न प्रतिरोधों का अनुपात P और Q का अनुपात और R और S का अनुपात दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये है हमारा सिद्धांत। ये क्या है, हमारा सिद्धांत है, व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत इसको बोलते हैं। तो आइए इसके मैथ्स की बात करेंगे कि इसका मैथ्स कैसे बनेगा। तो बहुत ही सिंपल है। तो इसको हम लोग को प्रूव करना है। ठीक है, इसको हम लोग को क्या करना है, प्रूव करना है। तो अब ये हो जाएगा, ये इस प्रकार से, यहां पर हमें किरचॉफ का नियम लगाना है। 2 बार किरचॉफ का नियम लगाना है और 2 बार पहला नियम को 2 बार लगाना है, दूसरा नियम को भी 2 बार लगाना है। तो यदि ये संधि B है, संधि जहां सेतु बना है वही बात करेंगे, संधि B पर किरचॉफ, संधि वाला नियम किरचॉफ का पहला नियम, संधि B पर किरचॉफ का पहला नियम क्या हो जाएगा, तो संधि की ओर आने वाली धाराएं और संधि से बाहर जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। तो I1 ये संधि की ओर जा रहा है और ये IG संधि से बाहर और I2 भी संधि से बाहर। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास I1 और G का वैल्यू तो 0 होता है, क्योंकि विक्षेप जब उत्पन्न नहीं करा, जब गैल्वेनोमीटर में विक्षेप उत्पन्न नहीं करना है तो जो IG का वैल्यू है वो 0 हो जाएगा। हर जगह पर आपको IG का वैल्यू को 0 रखना है, इस बात को ध्यान दें। तो I1 और माइनस I2 और इक्वल टू 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, I1 और I2 इक्वल हो जाएगा। इसको नाम दे देते हैं हम लोग समीकरण नंबर 1। अब यदि संधि D पर किरचॉफ का ये पहला नियम हम लोग वो करेंगे, पर किरचॉफ का पहला नियम लगाएंगे, इसी प्रकार से आपको लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर D की ओर कौन आ रहा है, I3 आ रहा है। तो I3 और D की ओर कौन आ रहा है, हमारा IG आ रहा है, तो ये भी प्लस में रहेगा। D से बाहर कौन जा रहा है, हमारा I4 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 0। इसको भी यहाँ पर क्या करना है, IG का वैल्यू 0 रखना है। तो I3 और I4 माइनस में है, तो इसको अपोजिट हम लोग बराबर इस प्रकार से कर सकते हैं।
ये समीकरण नंबर 2 के रूप में। अब यहां पर करना क्या है, किरचॉफ का 2 बार नियम लग गया। अब यहां पर बंद जाल वाला नियम 2 बार लगाना है। तो बंद जाल बहुत सिंपल है, यहां इसको मैं इस टाइप से कर दे, बंद जाल ए बी डी ए में, बंद जाल ए बी डी ए में, ए बी डी ए में क्या हो जाएगा, प्रतिरोध और धारा का गुणनफल का बीजगणितीय योग। तो हमारे डायरेक्शन को आपको देखना है, ये जो डायरेक्शन में जा रहे हैं उस डायरेक्शन में होना चाहिए, जो अपोजिट डायरेक्शन में होगा उसको माइनस कर देना है। तो I1P और ये हो जाएगा IG, इसका प्रतिरोध G हो जाएगा, ये भी उसी डायरेक्शन में है तो प्लस हो जाएगा। अब यहां से D से हम लोग इधर जाएंगे तो ये देखिए I3 जो है अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा, तो I3 और इसका प्रतिरोध क्या है, संगत प्रतिरोध R है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो कोई विद्युत वाहक बल नहीं लगा है, A B C D में कोई विद्युत वाहक बल नहीं लगा है, इसलिए यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। अब देखिए मैं क्या बोला हूं, हर प्रकार से G के वैल्यू को आपको 0 रखना है, क्योंकि अभी जो हमारा ये सेतु जो है संतुलन की अवस्था में, मतलब इसमें कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये जो 0 हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा क्या, I1P माइनस I3R इक्वल टू 0। यहां पर हो जाएगा I1P बराबर I3R, फिर इसको मान लेते हैं हम लोग क्या, समीकरण नंबर 3। ये समीकरण नंबर 3 मान लिए। अब हमें क्या करना है, इसको फिर से बंद जाल का फिर से नियम लगाना है 2 बार। पहला नियम को 2 बार मैं बोला हूं पहले से, पहला नियम को 2 बार, दूसरे नियम को भी 2 बार। तो बंद जाल हमारा एक क्या हो जाएगा, बी सी डी बी में, यहां पर जाल लिखना मैं भूल गया हूं, लिख दे रहा हूं, बंद जाल बी सी डी बी में। अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये देखिए बहुत सिंपल, ये हमारा I2, हमारा डायरेक्शन को देखिएगा, ये हमारा डायरेक्शन है, इसी में जा रहे हैं, ऐसे करके जो उल्टा पड़ेगा उसको माइनस कर देना है। I2Q, यहां पर C से हम लोग जा रहे हैं तो ये देखिए I4 जो है S के साथ है वो माइनस हो जाएगा। अब ये भी है, ये IG और ये G भी माइनस हो जाएगा, ये 0 हो गया, ये देखिए उल्टा डायरेक्शन हो गया। तो जो जो अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे हमारी दिशा के अपोजिट, वो माइनस में लिखे जाएंगे। तो IG का वैल्यू मैं क्या बोला हूं, हर बार 0 आपको लिखना है, तो ये 0 हो जाएगा, इसको छोड़ देंगे। I2Q माइनस I4S बराबर 0। अब यहां इसको मैं आगे बढ़ा लेता हूं इस प्रकार से, तो I2Q बराबर I4S, इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण नंबर 4। अब देखिए समीकरण 3 और समीकरण 4 को भाग दे देते हैं, ये देखिए समीकरण 3 और भाग में गया समीकरण नंबर 4। तो समीकरण 3 क्या है हमारे पास, इक्वेशन नंबर 3 IP और I2Q और I3R और यहाँ पर I4S, ये देखिए इस टाइप से हो जाएगा। ये बायां पक्ष बायां से डिवाइड हो जाएगा, दायां पक्ष दायां से, ठीक है। तो यहाँ पर I1 और I2, समीकरण 1 को देखिए, ये आपस में बराबर है, I1 और I2, मतलब I1 के जगह I2 भी लिख सकते हैं और I2 के जगह हम लोग I1 भी लिख सकते हैं, मतलब दोनों बराबर हो गए। अब यहाँ पर समीकरण नंबर 2 की बात करेंगे तो ये देखिए I3 और I4, तो इसका मतलब क्या है, समीकरण क्या, समीकरण पहला व दूसरा से क्या ये पता चल रहा है कि I1P और I2 इसको 1 ही कर देते हैं, यहां पर I1Q और ये I3R, इसको I4 को हम लोग I3 ही कर देते हैं। ये तो ये आपस में कट गया, ये देखिए, तो हमारे पास बचा क्या, P/Q बराबर R/S। ये देखिए ये रहा, थोड़ा सा इसको मैं अच्छे से वो कर दे रहा हूं, ये समीकरण नंबर 5 है।
यही क्या है हमारा P/Q बराबर R/S। ये देखिए व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत है। संलग्न प्रतिरोधों, दो संलग्न चतुर्भुज के सेतु जब संतुलन की अवस्था में तो होता है तो संलग्न प्रतिरोधों का अनुपात अन्य दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है, जो समीकरण नंबर 5 से स्पष्ट है। तो ये रहा हमारा व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत का व्यंजक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, इस बार के बोर्ड एग्जाम में भी पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। बहुत ही सिंपल भी है और इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी बनाए जाते हैं। तो आपको यदि मेरा वीडियो समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। और मेरे चैनल को आगे बढ़ाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।